उस्मा यार, मुझे माया और सद्दर का अभी तक यकीन नहीं आ रहा। हॉस्पिटल की कैंटीन में बैठी वो लोग गुमसुम सी कब से खामोश थी। अब लंबे वक्त की खामोशी के बाद बोली तो उस्मा ने चौंक कर उसको देखा, जिसके चेहरे पर अजीब सा खौफ और जल्दी छाई हुई थी। बस यार, यही जिंदगी और मौत है। आज इंसान जिंदा तो कल मुर्दा। उसका हाथ थपथपाते हुए उस्मा नरमी से कहकर उसके आगे दूध का गिलास रखा। लेकिन दोनों को हादसा एक ही दिन कैसे पेश आ सकता है? हुरैन की परेशानी उलझी सी आवाज पर उस्मा नहीं चौंकी। वो दोनों एक साथ जा रही थी, तब भी एक ही गाड़ी ने उनको हिट किया। उस्मा के कहे जाने पर वो आंखें फैलाए हैरत से उसको देखने लगी। वो दोनों एक साथ कैसे? हैरत के बावजूद उसकी आवाज बेहद सदम थी। उस्मा उसकी जारी हैरत को अच्छी तरह समझ गई थी। पूरा हॉस्पिटल दंग रह के एक दूसरे के सेकंड के लिए बर्दाश्त न करने वाली, एक रास्ते तक से न गुजरने वाली, एक ही जगह, एक ही गाड़ी से, एक ही हादसे से कैसे जान की बाजी हार सकती हैं। उस्मा का अंदाज भी अब तो सोचता हुआ था, जबकि हुरैन का ज़हन एक खास नुक्ते पर आकर साकत होने लगा। तुम जानती हो ना उन दोनों की आपसी दुश्मनी और बुग़्ज़ की असल वजह क्या थी? उस्मा ने मोहतात अंदाज में आगे को होते हुए कहकर हुरैन को चौंका दिया, जबकि डूबते दिल के साथ उसने बमुश्किल इस बात में गर्दन हिलाई। शुक्र है कल शाम तुम्हारी ड्यूटी नहीं थी, वरना तुम देखती कल यहाँ पुलिस सबसे कैसे अजीब अजीब सवाल पूछ रही थी। उस्मा ने झुर्रियाँ लेकर जैसे कल का सोचना भी कुफर समझा था। फिर सबने क्या कहा? हुरैन को खुद अपनी आवाज़ हल्की महसूस हो रही थी। यही कि कल माया और सद्दक हॉस्पिटल ना जाने क्यों नहीं आई, और फिर उनका एक्सीडेंट भी बाजार वाली मेन शाहराह पर हुआ है, तभी पुलिस से चली गई थी। उस्मा के तफसील कहे जाने पर हुरैन ने बमुश्किल गहरा सांस लिया। ये सब उसको कहीं से भी हादसा नहीं लग रहा था। वो डॉक्टर होने के बावजूद आसानी से बता सकती थी कि इन दोनों के साथ एक साथ हादसा पेश आ जाने में कहीं कुछ देर बात पोशीदा है। अल्लाह पाक आसानी और नरमी का मामला फरमाए इन दोनों के साथ। जूस का सिप लेने से कबल उसने नरमी से कहते हुए जैसे नादीदा बोझ को अपने दिल से कम करना चाहा, आमीन। उस्मा भी उसी की तरह ही परेशान और मुतफक्कर थी। इससे पहले कि उस्मा और वो मज़ीद बात करते, सामने से आती नर्स को देखकर उस्मा बदमज़ा होकर पीछे हुई। डॉक्टर, उस्मा आपको नीचे इमरजेंसी में बुला रहे हैं। नर्स के करीब आकर कहे जाने पर जो उस्मा की शक्ल बनी, उस पर हुरैन को बड़ी ही जोर की हंसी आने लगी। और मैम, आपको ऊपर साल आफाक बुला रहे हैं। हुरैन के डिपार्टमेंट के हेड का बताते ही वो उसी तेज से निकल के इस उजलत से आई थी कि एचओडी को क्या काम पड़ गया है तुमसे? खड़ी होती उस्मा ने नाक से कहते हुए कहा, जबकि हुरैन ने असला इल्मी से कंधे उचकाकर उठ खड़ी हुई। चलो फिर दोनों अपनी अपनी राह लेते हैं और जाते हुए मिलेंगे। उस्मा के कहे जाने पर हुरैन ने मुस्कुराकर अपना हाथ आगे किया, जिस पर हाथ मारते वह हंसकर राहदारी की समझ बढ़ गई। और हुरैन ऑफिस की जानिब, आप मुझे क्यों बुला रही थी नीचे? हैरानगी से इधर उधर देखते हुए काउंटर पर खड़ी नर्सिस के पास आते हैरानगी से पूछने लगी, जबकि कुछ फासले पर उसकी जानिब उसकी एक खड़ा शख्स कदरे मोहतात अंदाज में चेहरा पे उस लड़की को देखेगा जिसका नीम रुख ही वाजे था। है यहाँ भी कोई आदमी आया था, वो आपके बारे में पूछता था हमसे। नर्स ने अजनबी से साइड पर देखते हुए कहा, जहाँ कोई नहीं था। मेरे बारे में कोई आदमी? तहय्युर से बुड़बुड़ाते हुए उसकी पेशानी पर शिकनों का मुतफक्कर जाल वो शख्स कदर दूर से भी देख सका था। कहाँ गया है वो? तेवरी चढ़ाकर उसने कदर ऊंची आवाज से पूछा, और नर्स जानती थी कि अब वो जो भी है उसकी है नहीं, इमरजेंसी एग्जिट से बाहर गया है। दूसरी नर्स ने अपनी हंसी उसके मरने मारने वाले अंदाज से बमुश्किल दबाते हुए कहा, इसकी तो आज मेरे हाथों ही इदरीस का बच्चा बचेगा नहीं। दोनों हाथों से बाजू तेजी से फोल्ड करते जिससे से बाहर की जानी बड़ी, उस पर वो दीवार की तरह चेहरा फेंका खड़ा था। उसका देखिए होकर उस लड़की को देख लेगा और फिर तजस्सुस के हाथों खुद भी सर पर ख्याल जुमाते उसके पीछे हो लिया। इदरीस के बच्चे दूर जाते इदरीस को देखा, जिसका वो वहीं से ही कितने ही लोगों ने पलट कर उस साइड फिर डॉक्टर को देखा, और वो शख्स जो उसके पीछे आया था हैरत बड़ी दिलचस्पी से लड़की को देख रहा था, जिसने हाथ उठाकर उसकी ही बातें लड़के के चेहरे पर मारा। और वो लड़का जिसे उस वक्त खुद अपने कामों से किसी उस्मा नामी डॉक्टर के बारे में पूछते हुए सुनकर अपनी तवज्जो उस लड़के की आने की थी, अब लड़खड़ाकर हैरत से उसको देख रहा था, जिसका बस नहीं चल रहा था कि इदरीस को खा जाए। ये क्या बदतमीजी है? चेहरे पर हाथ रखते हुए तीर की तेजी से उसकी यानी बड़ा मगर मजाल है जो उस्मा को किसी का डर हो। उस सड़क पर छाप इदरीस का भी कि नहीं। मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया है, ये मेरी काम करने की जगह है। यहाँ मैं एक मोअज़्ज़ज़ पेशे से मुंसलिक हूँ, मगर नहीं, तुमने ज़ुबान की बात तो समझ ली ही नहीं, है ना? चिबा-चिबा कर कहते हुए पीछे खड़े शख्स को कदर मरूफ करने लगी थी, जिसका नाम हिजर था। फिर तो अपनी फितरत के मुताबिक तेजी से हाथ घुमाकर और जैसे ही उसको मारने करीब आया, बेहतियात उस्मा आंखें मोड़कर पीछे को खिसकी। उसका हाथ अपने चेहरे पर ना लगता महसूस करके उसने आंखें खोली और उसकी अकब से कोई हाथ आया था, जिसने इदरीस का हाथ हवा में सख्ती से जकड़ लिया। चौंक कर उसने चेहरा फेंका पीछे को देखा और अपने करीब चेहरे पर सख्ती लिए खड़े अजनबी से इंसान को देखा,
की आंखों को पी के अपने छिपा रखा था। हिजर ने उसी लम्हे इदरीस का हाथ झटक कर एक बेवकूफ मौका शुरू कर देखा जिसके बारे में वो यहाँ मशकूक होकर मालूमात इकट्ठी करने के लिए आया था। उसके चेहरे पर उसकी निगाह भटकती चली गई। इससे पहले कि वो दोबारा उन फैली बदामी आंखों की रंगों से टकराती वो जैसे किसी लम्हे की कैद से निकलते हुए अपनी निगाहों का जाविया बदल गया। उस्मा ने खुद को किसी अजीब सी एहसास से पीछे से निकाला और उस शख्स पर एक निगाह डाली जो अब इन दोनों से बेगाना पार्टी की जानिब बढ़ा था। मरो यहाँ से वरना मैं आंटी को शिकायत लगा दूंगी। हवा में हाथ लहराकर उसको कहते थे कि उस शख्स के पीछे भागी जो ऐसा मगर बड़े बड़े कदम लेता दूर जाता। ओ भाई साहब अपने उस पर मुसलसल वो इस लड़की की पुकार सुन सकता था लेकिन भाई लफज का बात मजा होते हो जैसे कभी ना रुकने की कसम खाए बैठा। अरे भाई बहरे हो क्या? यकदम वो आगे हुई तो हिजर को मजबूरन अपनी रफ्तार रोकने निकलने वरना वो उस तेजगाम ट्रेन से जरूर बच सकता था। अपनी कैब सर से उतारते हुए अब बाकायदा उसको नागवारी से घूर रहा था और उस्मा साहिबा कहाँ ऐसी तफ्तीशी नजरों की आदि थी। कहीं वाकई बहरा तो नहीं? उसकी खामोश नजरों पर अब वो हाथ हिला कर साथ बुड़बुड़ा भी रही थी। मैं सुन सकता हूँ, वो खूबसूरत सा शख्स जब बोला। उस्मा का जी था उसका सर फाड़ दे। आपको मेरी मदद करने की जरूरत नहीं थी। वो जो शुक्रिया अदा सुनने के लिए कदर लाशौरी तौर पर रुक गया था क्योंकि उसको देखने का जो नहोद से कह रही थी। मोहतरमा ऐसे मौका पर शुक्रिया अदा किया जाता है। अंदाज उस्मा से भी ज्यादा तिलक का चला। उस्मा का मुंह तेज से खोल गया। क्यों भाई, मैं तो नहीं चाहता मेरी मदद करें। तो मक्कर कहता है जिस तरह से उसने कहा इजर का सारा ट्रांस एक झटके से रूठा। मेरा भी मदद का कोई इरादा नहीं था। मेरी जाब ऐसी इससे जुबान से ज्यादा हाथ चलाने पड़ते हैं। तिनका कहते हैं वो अब इस गले पड़ती आपस से हकीकत जान सुनाना चाह रहा था। कुछ लोग बंद मुंह के साथ ही अपील करते हैं। वो मान गया था जुलजलाल की बात। क्यों आप कत्ल करने वाले पेशे से हैं? तेवरी चढ़ाकर उसने जिस अंदाज से कहा हिजर को अपने ठहर जाने पर अफसोस होने लगा। जरूरत पड़ने पर कत्ल भी कर लेगा। झुककर उसकी चमकती आंखों में देखते हुए फिर इसका मध्यम आवाज में क्या हो रहा है? उस्मा की सारी तेजी तरारी झाग की तरह बैठ गई। हिजर किसी कदर उलझन से उसकी तहैयर और खौफ से फैलती आंखें देखने का जो कुछ देर पहले आग उगल रही थी ये धूप सा मंजर लम्हे भर के लिए हिजर को ठठा गया था। तेजी से निगाहों का जाविया बदलता और पीछे को हुआ जब से अपनी रुकी हुई सांस उस दूर जाते शख्स को देखा। उस्मा ने बमुश्किल बहाल की। तुम्हारी ड्यूटी है वीआईपी रूम में। उस्मा की जानिब से भेजे गए मैसेज के बढ़ते हुए एचडी के ऑफिस के जाते ठटक कर ठहर गई। अस्सलाम वालेकुम। वो जो दरवाज़ा शीशे पंच के बाद खोलने ही वाला था कब से आतिश नासा मगर दिल को धारक से थी आवाज़ पर चौंकर पलटी। वो सामने वही कहता गुलजार इसका महरम इसको यूं हशाश बशाश खिसकाता हुआ देखा दिल जैसे बहुत से दर्द में भूल जाने लगा था। वो स्याह खींच के गाय पर स्याह कढ़ाई वाली वास्कट में मलबूसा हमेशा की तरह उसकी शानों पर झुलती ज्यादा इस वक्त नहीं थी लेकिन इसके बावजूद वह माहौल पर छाया हुआ महसूस हो रहा था। हुरैन की महवियत देखकर इससे पहले कि वो खनकाता हुरैन तेजी से समझी। वालेकुम सलाम, आप यहाँ? अपनी हैरत बमुश्किल दबाकर उसने कहकर गुलजार को मुस्कुराते रहने पर मजबूर कर दिया। मेरे मुहालिफ सरपंच का बेटा जख्मी है तो सोचा इयादत कर रहा हूँ। कंधे उचकाकर कहा गया। चले। उसके इस्पात से सारे लाने पर हुरैन ने किसी जगह हैरत से देखा जो आराम से एचओडी के ऑफिस का दरवाजा खोलकर अंदर जा था। लम्हे वाक़ई झटके के बाद हुरैन को याद है कि डॉक्टर फाक उसकी और गुलजार के निकाह से ना वाकिफ है क्योंकि वो खबरों में ये बात नशर होने वाले दिनों में मुल्क से बाहर सेमिनार में गए हुए थे। अस्सलाम वालेकुम। दरवाजा खोलने की आवाज़ पर डॉक्टर फाक जो रिपोर्ट पढ़ रहे थे चौंक कर सामने देखने की नजर आने वाले चेहरे को देखकर वो हड़बड़ाकर उठ खड़े हुए। सामने फाइनेंस मिनिस्टर जुलजलाल खान अपनी खिलाफती शख्सियत के साथ उनके ऑफिस में खड़ा सलाम करता हैरान होना तो यकीनी था। वालेकुम सलाम हड़बड़ाकर वो बोले तो जुलजलाल ने पीछे चेहरा फेरकर जैसे हुरैन के अंदर आने की तस्दीक की थी। ओह डॉक्टर सईदा, आप बाद में पास बांध कर उसने हुरैन को टालना था। इससे पहले कि हुरैन सर हिलाकर पलट दी जुलजलाल ने उसका हाथ थामकर अपनी कमर तेजी से खींच दिया। ये यहाँ आ रही थी तो मैंने सोचा अपनी बेगम से मिल लिया जाए और आपसे भी। आस्तीजी से कहकर उसने हुरैन को हैरत से उसको देखते रहने पर मजबूर कर दिया। आपकी बेगम किस वो हमारे हॉस्पिटल में आई हैं सर? डॉक्टर रफाक तेजी से कहकर आगे बढ़े। करीब आने पर वो जुलजलाल को भी मरूब नजर दिख रहे थे। आपके हॉस्पिटल में मेरी डॉक्टर है मेरी मिसेज। कंधे उचकाकर कहते हुए डॉक्टर फारूक को दे बाद आवाज कर दी। आपकी बेबी और यहाँ काम? निहायत तहैयर से पूछा गया कि ना चाहते हुए भी हुरैन को अपनी मुस्कुराहट दबा लेनी पड़ी। जी ये मेरी मिसेज है सईदा हुरैन सिकंदर। उसका थामा हुआ हाथ यूं ही बुलंद कर उसने कहा जबकि डॉक्टर फाक को लगा उनके सर पर कोई आसमान टूट पड़ा। वो पेश की नीचे डॉक्टर सईदा को देखते थे। वही डॉक्टर जिसे वो अक्सर बहुत ज़्यादा काम करवाया करते थे। दूसरे डॉक्टर्स की पेंडिंग सर्जरियाँ भी जिस डॉक्टर के खाते में वो आराम से डाल आए थे वो बसर गुलजार हाँ थे। उनका जी चाहा जमीन फटे उसमें समा गया। हुरैन उनके चेहरे के उतार चढ़ाव को बहुत अच्छी तरह समझ रही थी। डॉक्टर गुलजार ना समझी से डॉक्टर फाक का जैस करता चेहरा देखने लगा। आपसे मिलकर अच्छा लगा हुरैन, आपका जिक्र बहुत अच्छे अल्फाज में करती थी। हम मुसाफिर के लिए हाथ बढ़ाकर उसने कहा। हुरैन ने चौंकर अजनबी से उसको देखा।
جس کے ساتھ کبھی اس نے ہاسپٹل کا ذکر نہیں کیا تھا، جبکہ ڈاکٹر آفاق کی آنکھوں میں جو چمک اور چہرے پر جو رونق آ گئی جس پر وہ خاموش رہنے ہی دیکھ سکتا تھا۔ ڈاکٹر آفاق نے تیزی سے اپنا سر کانپتا ہاتھ ذوالجلال سے ملایا۔ ساتھ ہم چلتے ہیں، پھر تیزی سے ذوالجلال کو آنکھوں سے اشارہ کر کے دروازے کی طرف بڑھی۔ ڈاکٹر ذوالجلال نے بمشکل اپنی ہنسی دبائی۔ آفس کا دروازہ بند کرتے اس نے گھور کر ذوالجلال کو دیکھا، جس کی نظروں کا مفہوم بہت اچھی طرح سمجھ رہا تھا۔ سہارے کے ساتھ چلتا روحان اور اس کے برابر چلتی باتوں میں مصروف صوفیہ۔ روحان کا ٹھٹک کر ٹھہر جانا محسوس کر کے چہرہ پھیر کر روحان کو دیکھنے کی جو اس کی جانب متوجہ نکل جاتے سرخ ہوتی آنکھوں سے سامنے دیکھا۔ کسی قدر چونک کر اس نے بھی سامنے دیکھا اور میں نے کب آپ کے سامنے ڈاکٹر آفاق کی تعریف کی ہے؟ اس کی حق کے پاس ذوالجلال کا دل خودکدار لگا تھا کہ نہیں، مگر وہ تمہارے ڈائریکٹ سینئر ہے، میں چاہتا ہوں وہ تمہارے ساتھ اس طرح سے بہت اچھے سے پیش آئے۔ حفصہ میں بازو باندھتے ہوئے اس کے ساتھ آہستہ قدموں سے چلتے ہوئے کہتے جبکہ حورین نے حفصی سے سر جھٹکا، میں منافق نہیں ہوں کہ سارا آفاق کی تعریف کروں جبکہ انہوں نے مجھ سے گدھوں کی طرح کام کروایا ہے۔ ناراضگی کے اسے کہہ کر وہ اس کے برابر سے نکلنے لگی، جبکہ ذوالجلال تیزی سے اس کے آگیا۔ کیا مطلب؟ اس ڈاکٹر آفاق نے تم سے یہ سلوک کیا ہے؟ آنکھوں میں ڈھیروں غصہ لے جس طرح وہ کڑے انداز سے پوچھ رہا تھا۔ حورین نے شاد اور دل کے ساتھ دیکھا تھا، بچوں کی طرح ساتھ میں سارے لائے سر پر جیسے ذوالجلال نے یوں حفصی سے پوچھتے ہوئے ڈوبتی دودھ سے بچنے کے لیے چادر ڈال دی تھی۔ وہ اب اکیلی نہیں تھی جس کا دل چاہے اس کو رون کر چلا جائے، اور یہ احساس ہی بڑا فرحت انگیز تھا۔ اس کو یوں خاموش ساکن سا دیکھ کر ذوالجلال کا جی چاہا اس خبیث کا سر پھاڑے، پھر سے پلٹا۔ جلال یکدم ہوش میں آتی وہ جو اس کو دوبارہ ڈاکٹر آفاق کے آفس کی جانب بڑھتا دیکھ کر بھاگ کر اس کا کئی بے اختیار اس کا ہاتھ کھینچ کر اپنی کمر گھسیٹنے لگی۔ اس بات سے انجان کے دو لوگوں کی آنکھیں کیسے حقستر نظروں سے ان دونوں کو دیکھ رہی ہیں، کیا کر رہے ہیں؟ اس کو اپنی کمر گھسیٹتا اور جس حفصی سے کہتے اس کا ذوالجلال نے ٹھٹک کر اس کو دیکھا اور پھر اس کے ہاتھ کی مضبوط اس نے اپنا بازو دیکھا۔ اس کی ہمت کیسے ہوئی تمہارے ساتھ ایسا سلوک کرنے کی؟ ہاں، چولے اگلتی آنکھوں سے کہہ کر اس نے حورین کو بھی سہما دیا۔ حورین کی آنکھوں میں خوف سمٹ دیکھ کر وہ بمشکل سنبھلا اور پھر آگے کو ہو کر حورین کو یکدم شانوں سے تھامتے ہوئے خود سے قریب کیا۔ وہ گلابی ہوتے چہرے کے ساتھ آنکھیں پھیلائے اس کے چہرے کو دیکھنے لگی جہاں اب غصے کا شائبہ تک نہیں تھا، بس محبت ہی محبت تھی۔ میں ہر اس شخص کو زندہ زمین میں گاڑ دوں گا جو تمہیں اذیت دینے کا سوچے گا۔ ابھی تو یہ میرے اختیار سے باہر کا معاملہ ہے کہ تم ان آنکھوں میں مجھ سے خوف مت لے آیا کرو جہاں میں صرف عمر بھر کے لیے اپنے لیے محبت دیکھتے رہنا چاہتا ہوں۔ وہ بنا پلک جھپکے اپنی سمت حیرانگی سے دیکھی ان سیاہ دنیا جہاں سے پیاری آنکھوں میں دیکھ کر کہتے ہوئے اس کو خود کے ساتھ باندھ رہا تھا، مگر جیسے اپنے شہر کی رنگ سے ناواقف تھا۔ آپ میرے لیے ایسا کریں گے؟ اور جیسے کسی خواب کے ذریعے سے مدھم سا اسے پوچھ کر ذوالجلال کو خود پر قربان ہو جانے کے لیے گویا مجبور کر رہی تھی۔ ہاں، صرف تمہارے لیے، اس کے سر پر نرمی سے تھپتھپاتے ہوئے کہہ کر اس نے حورین کو عرش کی بلندیوں سے متعارف کروا دیا تھا۔ تجھے ہاتھ لگا کر کبھی محسوس تو کروں، تو میرے ہاتھوں کی تعبیر سے ملتا بہت ہے۔ تم نے دیکھا وہ کیسی ہماری ناک سے نیچے ذوالجلال پر اپنا حق سمجھ کر بیٹھی ہے۔ واپس روم میں آتے ہوئے بیڈ پر بیٹھا خاموش نظر سے ادھر ادھر ٹہلتی صوفیہ کو دیکھ کر اس کا بس نہیں چل رہا تھا، ورنہ وہ حورین سکندر کو دنیا سے یاد کروا دیتی، اور یہ بات کبھی کبھار روحان میں کبھی متفقت کر دیتی تھی۔ وہ دن بدن اس سے بھی کہیں ذرا جنونی ہوتی جاتی۔ غم نہ کرو، میں کچھ دن پہلے سب کچھ پہلے جیسا کر دوں گا۔ روحان کی مدن کو چھوڑ کی آواز اس نے پلٹ کر خود ان نظروں سے دیکھا، اس کا روحان بھی ٹھٹک گیا۔ کیا کر لو گے اب تم تب کچھ نہیں کر سکتے جب تمہارے ہاتھ میں سب تھا، اب تو وہ عورت ذوالجلال کے نکاح میں ہے۔ لہو سے ناک چڑھاتے ہوئے کہہ کر اس نے روحان کو لاجواب کر دیا۔ تو تمہیں کیا لگتا ہے میں خاموش بیٹھ جاؤں گا؟ نکاح اس لیے ہوا کیونکہ میں بے خبر تھا۔ ذوالجلال نے اپنے اثر و رسوخ سے بات دبا کر رکھی، کہہ کر اس نے زپ ایک جھٹکے سے کھینچ کر اتاری۔ تم اس حورین کو اپنے لیے ڈاکٹر تو رکھوا نہ سکے، آپ کیا کر لو گے؟ تو جان کر ایسی باتیں کرنی تھی جس سے روحان طیش میں ہے۔ اب وہ ہر ایک کو اپنے مہرے کے طور پر استعمال کرنے کا ارادہ کر رہی تھی، جس میں اس کے باپ اور بھائی بھی شامل ہونے والے تھے۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتا دروازہ کھٹکھٹا کر کھولا گیا اور جہاں حورین کو ایک اور ڈاکٹر کے ساتھ اندر آتے دیکھ کر صوفیہ ٹھٹک گئی، وہیں روحان کے چہرے پر جو مسکراہٹ ٹوٹ کر ہے وہ بہت شاطرانہ تھی۔ وہ اگر فائل سے دیکھ کر روحان کا نام نہ پاتی بھی ہوتی تو اب تک روحان کو دیکھ کر ضرور اس کے قدموں تلے سے زمین غائب ہوتی، مگر اب وہ ذوالجلال سے مل کر آئی تھی جس نے اس کی وجہ سے روحان میر کو فقط کچھ مقرراتوں سے بستر سے لگا دیا تھا۔ تو اب اسے جس بات کا ڈر تھا دل کو ڈھال تھی، وہ اس شخص کی کمینی مسکراہٹ نظر انداز کرتے ہوئے اندر آ گئی۔ معلوم ہوتے آپ پر کس نے فرصت سے ہاتھ صاف لیا، اس کا چار ٹیبل سے اٹھا کر ساتھ کھڑی ڈاکٹر کو پکڑاتے اس نے جس اطمینان سے کہا، اس پر روحان بھی اس کو نہاتی نظروں سے دیکھ رہا تھا، چونکا۔ اس کی بات کا مفہوم اور اس کی نگاہوں سے جان کر صاف تمسخر کو دیکھ کر اس کا چہرہ اہانت کے ساتھ سفید ہوتا محسوس کیا جا سکتا تھا۔ اس سے پہلے کہ اس کو قطرہ کی باذاتی نظروں سے دیکھتی صوفیہ یا روحان کچھ کہتے کھلتے دروازے سے اندر داخل ہوتے ذوالجلال کو دیکھ کر لمحے بھر کے لیے روحان کا دل ڈوب کر ابھرا، جبکہ صوفیہ کی چمکتی والہانہ نظریں محسوس کرتے حورین نے چہرہ پھیر کر دیکھا اور پھر اس کا جی چاہا ذوالجلال کو اس کی بے باک نظروں سے کہیں دور لے جائے۔
आज हैरत अंगेज तौर पर उसका दिल जुलझुला को रूहान के सामने पाकर खौफजदा और बदहवास नहीं हुआ था। शायद सोफिया की वाल हना नजरों से ऐसे यहाँ पे न जाने क्या वजह थी। यही मेरे मुहालिफ सरपंच के बेटे हैं जिनकी क़यादत मुझे लगा करनी चाहिए। हुरैन की साया नज़रें खुद पर देखकर उसने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, क्योंकि वो हुरैन का रूहान से कहा गया जुमला सुनकर महसूस हुआ था। तभी मुस्कुराहट जुदा नहीं होती, लेकिन नहीं जानता था कि उसकी मुस्कुराती नज़रें हुरैन पर मकसूद देखकर वो दोनों बहन भाई कैसे तवे पर बैठे रहे। अस्सलाम वालेकुम सर, हुरैन के साथ खड़े डॉक्टर ने कदरे मुअद्दब अंदाज में मिलाते हुए सलाम किया। इसका जुलजार ने सर के हम के साथ जवाब दिया, आप कैसी तबीयत है तुम्हारी रूहान? कमरे में मौजूद सोफिया को सीधे से नजरअंदाज किए हुआ अब रूहान के हैन रूबरू कुछ पर हाथ बांध कर खड़ा पूछ रहा था, जबकि अपने से इतनी बेपरवाही पर सोफिया ने कीना तो नजरों से दुपट्टे के आले में मुकीद मासूम चेहरे को देखा, जिससे उसको इंतहा की नफरत थी। किसी की मेहरबानी से मैं बिल्कुल ठीक हूँ। संभल कर मुस्कुराते उसने चेहरा फेरकर हुरैन को देखते हुए कहकर जुलझुला को जबरे साथी से बेंचने पर मजबूर कर दिया। जबकि हुरैन ने जिस नागवार से उसको देखा, रूहान को अपनी मेहनत रायगन जाती महसूस होने लगी। ठीक ही रहना रूहान, कहीं ऐसा ना हो कि आपकी बात तुम अपने हाथों पैरों से जाओ। उसके करीब आते उसे जिन नजरों से कहा उसका रूहान की मुस्कुराहट एक से मर देखा हुरैन का दिल मुस्कुराने लगा था। रूहान साहब, ये आपकी डॉक्टर हैं, जब तक आप यहाँ ये आपकी इस नाजुक हालत का ख्याल रखेंगी। उस डॉक्टर की समझ इशारा करते उसने रूहान को किसी कदर उलझी निगाहों से उसकी जान देखने पर मजबूर कर दिया। जुलझुला को उस नजर देखा जिसको दिलचस्प चमकती नजरों से देखता था। दरवाजे की जानी बढ़ी, लेकिन इससे पहले रूहान उसको कहता वो कुछ सोचकर पलटी। याद है कि मैं हार्ट स्पेशलिस्ट हूँ, ये टूटी हड्डियाँ और जबड़े तोड़ना ऑर्थोपेडिक का काम होता है। नर्म आवाज से कहते उसे याद दहानी करवाई थी, जबकि रूहान का इस सबकी पास इशारे होने बुलंद होना का था। सोफिया का गुलजार की चमकती आंखें देखकर जहन कुछ गहरा सोचा था, कुछ बहुत खड़ा। उसको दरवाजे जाता देखकर गुलजार ने रूहान को देखा, फिर अपना हाथ बढ़ाकर उसके कंधे पर रखा। इससे पहले कि रूहान भटकता, उसकी आंखें गिरफ्त ने उसके कंधे को बुरी तरह जकड़ लिया। हर बार कोई लिहाज और जब्त का मुजाहरा करे ये जरूरी नहीं होता रूहानी, अगली बार तुम्हें हॉस्पिटल पहुंचने की मोहलत नहीं मिलेगी। उसके कंधे पर मजीद दबाव बढ़ाते हुए दम से सरगोशी कर उसका कंधा थपथपाकर पीछे को हुआ। सोफिया तेजी से आगे आई, मगर वो उसके ऐन बराबर से यूं होकर गुजरता चला गया जैसे वो वहाँ हो ही ना। मुठियां बीच कर उससे अपनी पहुंच से दूर जाकर कुछ दांतों देखकर इस बात फिर फैसला हो गया। वो जिससे बहुत दिनों से फैसला नहीं कर पाई थी, वो बादल आराम से मान गया था। जैसे आरिस दूल्हा बनकर जैसा लगेगा। अपने घोंसले के बटन बांधकर उसने अपने नजर सिकंदर के अक्स को देखा। सच इसकी बात पर हंसी बेसाख्ता थी। सिकंदर की आंख में उसके गाल में मजबूत था, जबकि रब मिस्टर ने ब्लैक कोट के अंदर शॉर्ट ड्रेस शर्ट और सादा ड्रेस पैंट पहनी आरिस खान की शादी में जाने के लिए बिल्कुल तैयार था। वो खाली इस्लामाबाद से सवार था, तो सिकंदर की गाड़ी रात ठहरा। हालांकि उसका भाई घर स्वात में था। ऐसा इत्तेफाक था कि तीनों दोस्तों का गालिब स्वात ही थे। सही था। आप शीशे पर इकरार रहेगा या चलेगा भी? उसके शाने पर दो मौका चलते उसने कहा। अब मिस्टर ने घूरकर उसको देखा जो खूब चेक रहा था। तू आजकल बड़ा चहक रहा है, हैरियत है ना सब? उसकी जाने पलटते से जिन मशकूक नजरों से उससे पूछा। इस पर बेहतयार सिकंदर ठीक था। मिस्टर के लिए सिकंदर को यूं घसा देगा एक नया दिलचस्प अमल था। कुछ तो शक्कर है, वरना तू और ऐसे शर्मा जाए। मिस्टर के शरीर अंदाज पर सिकंदर को भी हंसी आने लगी। साल निकलते अभी रास्ते में था उसका हाथ पकड़कर बाहर गया। सदस्य को मजबूरन कहना पड़ा, वरना निश्चय का भरोसा था। वो यही बात उगलवाने के लिए डेरा जमा लेता। सारा रास्ता गाड़ी में उस सिकंदर का मगज चाटता था। जब उसने तक उसकी शादी अगले माह उसी गांव में लड़की जिबाल से तय आ गई। उसको बड़ी मोहब्बत है। वैसे एक बात है, तुम दोनों अपनी मोहब्बतों की मंजिल तक पहुंच ही गए तकरीबन। आप मुझ मस्कीन को भी दुआओं में याद रखना। मिस्टर के बेचारे अंदाज पर गाड़ी मोड़ते सिकंदर ने उसको बगौर देखा। लम्हे बाद के लिए उसको फिक्र देने लगी, मगर ये महज वक्ती कैफियत थी। इंशाल्लाह तेरे नसीब में जो अल्लाह ने रखा है, अल्लाह करे तुझसे हमेशा राजी रहे। यकदम उसकी संजीदा आवाज पर आप मिस्टर ने चेहरा फेरना उसको देखा। न जाने क्यों लम्हे बाद भी सोगवार भी हुआ था। आ गई दुल्हन मियाँ की हवेली। सामने शाम से खड़ी हवेली देखकर वो दोनों मरूब होकर एक दूसरे को देखने गए थे। वो दोनों गाड़ी पार करके लोगों के जमे गफीर से गुजरते मर्दान है नहीं कहनी बात है। यार इस कहाँ होगा? निश्चय ने इधर उधर दिशा से देखते हुए कहा। सिकंदर ने पास से गुजरते मुलाजिम को रोक लिया। आरिस खान कहाँ है? सिकंदर के पीछे जाने पर उसने साथ तपा उन दोनों को बगौर देखा। आप दोनों कौन हैं? उसके तफ्तीशी अंदाज पर इन दोनों ने एक दूसरे को देखा। हम उनके दोस्त हैं, सिकंदर और अपने रिश्ते। सिकंदर ने जल्दी से कहा और दूसरा मुलाजिम के तेवर बदले वो मधुबाना हाथ बांधकर मुस्कुराते सीधा खड़ा हुआ। इन दोनों की हंसी व मुश्किल निकलते निकलते रह गई। सरदार साहब कब से आप लोगों का इंतजार कर रहे हैं। उनको आगे चलने का इशारा करके उन दोनों को मैदान खाने ले जाने की जगह घर के दोनों ही तरफ लेकर बढ़ गया। आप लोग बैठे, मैं सरदार साहब को बुलाता हूँ। उसी और इस ड्राइंग रूम में बैठकर उनको बैठने का चाहे वो उल्टे कदमों भागा, जबकि वो दोनों उसके अंदाज पर एक दूसरे को देखकर रह गए। वैसे आरिस ने तो हमें बड़ी वीआईपी वाली फीलिंग दे दी है। मजीद उस शीशे के टेबल पर पड़े कीमती वास को देखकर उसने कहा। सिकंदर को भी उसकी तारीफ करनी पड़ी। आ गए हो कमीनों। आहर ने मुंह शरीफ उठाकर अंदर आते आरिस को देखकर वो जो मुस्कुराती नजरों से एक दूसरे को देखते खड़े हुए थे, उसकी शरीनी बयानी पर बादमज़ा होकर रह गए।
बड़े लश्कारे मारे और मुंह से आग निकल रहा है, उगल रहा है कम वक्त। मिस्टर ने से जबरदस्ती बगलगीर होते हुए दोनों रूठी नजरों से इन दोनों को दूर से घूरा था। कहा, जाहिर है कब से इंतजार कर रहा हूँ तुम दोनों का। अब बस बारात निकलने वाली थी, होटल के लिए। सिकंदर ने गले मिलते हुए उसने कहा, जिसके अंदाज में मसनूई हफ्ती थी। ये सारी गलती सिकंदर की है। सिकंदर जो मुस्कुराया था, मिस्टर के पेंतरा बदलने पर कच्चा सी बात जाती नजरों से उसको देखा, जो कंधे बयानी अजी से उचका रहा था। बकवास कर रहे हो, शीशे के सामने से ऐसे हाथ नहीं जाता जैसे इसकी शादी है। सिकंदर को दिखा और बाहर रखना आता था। आप लड़ना बंद करो, पहले तुम लोगों के जार में बैठा रहा हूँ, आप चलेंगे मेरे साथ। दोनों को घेर कर अपने कंधे से लगाते तो जल्दी से रसवाई करना चाहिए, हम दोनों तो गाड़ी में आए थे। सिकंदर ने उसके साथ चलते का जो आज नजर लग जाने की हद तक वजीर लग रहा था। तो यहीं खड़ी कर दो, पहुंचने में मिनट आते रहो। गाड़ी की चाबी निश्चित की जाने में उसने हाल निकाला, जबकि मिस्टर ने बर वक्त चाबी कैच कर ली। नाइस कैच, मुस्कुराकर कहते हो पीछे जाकर बैठ लगा, मगर सिकंदर तेजी से पीछे का दरवाजा खोलकर बैठ गया। आगे तू बैठेगा, वहां साहब तेरे इंतजार में हो, निकलूंगा मैं तो कहीं जूते ना पड़े। मजे से कहकर उसने कमीज की नादीदा शिकने झाड़ी, जबकि आरिस ने चेहरा फेर कर उसको घूरा। हाँ, आज तो मैं ना अब ओवर है ना, इसलिए अपना थोपड़ा ना सुझा। गाड़ी स्टार्ट करते हुए इसने हवेली से गाड़ी निकाली तो पीछे गाड़ी से लंबी किताब बनकर चल पड़ी। बारात अपनी मंजिल पर पहुंच जाने के लिए बिल्कुल तैयार थी। हाल पहुंची वो दोनों उसको रिश्तेदारों के झुरमुर में छोड़कर जल्दी से खिसक रहे थे। हारिस का बस में चल रहा था, अगर वो सरदार ना होता तो उन दोनों के सर यहीं पार का सूली चढ़ा जाता। इंतजाम माशाल्लाह बहुत शानदार है। सिकंदर ने तो सीधी नजरों से देखकर सामने के टेबल की कुर्सी पर बैठते रहे। कहा, जब परिंदा मिस्टर ने मुझकी तकलीफ की, जाहिर है हमारे शहजादे और इन लोगों के सरदार की शादी है। इसके सादा चेहरे को देखकर सिकंदर भी मुस्कुरा दिया। वो यूं इसको सब में छोड़ाने पर खूब जाल बुन रहा होगा। सिकंदर जैसे उसकी हालत सोचकर ही महसूस होने लगा। इससे पहले कि मुस्कुराता रहा, मिस्टर कुछ कहता बल्कि सेलफोन पर उसको सार से संचाकर तेज से बाहर यानी बाहर सिकंदर चेहरे पर हाथ दिया कि स्टेज को देखने लगा। आपका नाम सिकंदर है? करीब से आती पुकार पर वो चौंका देखने लगा। सामने कोई मुलाजिम था, यकीनन आरिस की जानिब से पेशी थी। जी मैं ही यूं खड़े होकर उसने कहा तो मुलाजिम लड़के ने गोया सुख का सुना दिया। सरदार साहब का निकाह शुरू होने वाला है, वो आपको और आप मिस्टर साहब को बुला रहे हैं। मुलाजिम से पाए जाने पर तेजी से नजरों का जाविया बदलकर वहां देखने लगा जहाँ से मिस्टर गया था। तो उसको आते देखकर उसने सुख का सांस लिया। क्या हुआ? इसको एक और लड़की के पास देखकर वो तेजी से जेब में बाहर अरस का आ गया है। आरिस का निकाह शुरू होने वाला है, वो हम दोनों को बुला रहा है। उसका हाथ पकड़कर खींचकर नाज़िम लड़के के पीछे चलते थे। मदम आवाज में जब निश्चय से चेहरे को मुस्कुराहट हो गई। हाल के साइड पर दो छोटे रूम बने थे जहाँ दूल्हा दुल्हन के निकाह की अलग अलग रस्म अदा होना थी। वो दोनों मर्द हर साथ वाले कमरे में आगे दोनों को आता देखकर आरिस की जो शक्ल बनी उस पर इन दोनों का कैसा बेस आता था। कितने लोगों ने इन दोनों को पलट कर देखा जो उनके सरदार की हालत पर हंस रहे थे। मरो अब इधर। आरिस के वाले चचा और भाई से मिलकर वो दोनों से करीब गए तो नहुस ने बीच में होते हुए दोनों को अपने बराबर में बैठने की जगह दी। आरिसान वल नसीरा नाम का निकाह। सनम हयात खान वल्द हयात खान 2 लाख से सराजिल वक्त तय पाया जाता है कि आपको ये निकाह कबूल है। मौलवी साहब के पूछे जाने पर इसने नजरों का जाहिर बदलकर दोनों दोस्तों को देखा जो मुकम्मल दांतों की नुमाइश करवाते फिर अपनी हंसी दिखाई, क्योंकि उसका बड़ा भाई बहराम हान जिसको चमकती नजरों से देखा था। धीरे धीरे जैसे ढेरों सुकून उतरने लगा, जिससे इसने दिलो जान से मोहब्बत की। दिक्कत सही मगर खुदा अब उसके निकाह में देर था। मौलवी साहब दुल्हन की रजामंदी पूछते थे तब बाजी आरिजान की जी कबूल है। धड़कते दिल के साथ उसने 2 बार भी पूछे जाने पर यही जवाब दिया। सवाल बदल बदल कर 12 पूछा जाता था, अभी आरिजान का जवाब हमेशा यही होता, सिर्फ सनम खान के लिए, जो उसकी आंखों में उतर आने वाला पहला ख्वाब थी। हिजाब और फूल के मराहल तय पाने के बाद वो दोनों आरिस को और उसके बाकी करीब रिश्तेदारों को मुबारकबाद देने के बाद बाहर आ बैठे। क्योंकि वो दोनों आरिस के करीबी 3 दोस्त इसलिए हाल में बहराम जो कि आरिस के बड़े भाई थे 7 औरतों वाले हिस्से में जाना पड़ा था। सिकंदर और वो बुरे बुरे मुंह बनाते हुए स्टेज पर आरिस के सोफे की उस पर खड़े थे। फिर यकदम हाल की मामला शांत हो गया और एक मखसूस लाइट वहां गिराई जाती जहाँ से दुल्हन सरबत के मलबूस लड़कियों के झुरमुट में सोफे तार जोड़े में आते हुए हर मंजर को मार रही थी। वो दोनों जो आपस में अपनी मोहब्बतों में मशरूफ थे, लाइट चलने पर चौंके और फिर आरिस को देखा जो किसी ट्रांस में अपनी जगह से उठ रहा था कि इन्हें अपने शरीक हयात के लिए। सिकंदर और राबनेस्टर ने एक दूसरे को देखा, मुस्कुराए और फिर सामने। लेकिन वो लम्हा मीर राबनेस्टर के घायल होते दिल के लिए बेहद गहरा दचका था। सफेद करते चेहरे के साथ वो दुल्हन के रूप में उस हसीन तरीन औरत को देखा था जिसने उसके दिल पर बिला शराकत गहरी हुकूमत शुरू कर दी थी और अपनी ही सल्तनत से बेखबर झुकी आंखों से आरिसान का फैलाया वहां आता होते चेहरे के साथ तानता स्टेज पर आ गए। सिकंदर ने दंग नजरों से नस्टर को देखा कि शायद उसको वहम हो, मगर अब नस्टर के जर्द करते चेहरे को देखकर उस पर भी सातों आसमान टूट पड़े। इससे पहले कि उसकी गुलाबी होती आंखों से आंसू छलककर उसको बेमोल करते
वो तेजी से सिकंदर के बराबर से होकर स्टेज से उतरा। सिर्फ उसकी जान सिकंदर मतवाली था। आरिज़ खान को तो अब उस महबूब औरत की आती दुनिया तक नजर आना बंद हो चुकी थी। यार क्या नजर आते! सिकंदर तेज से उसके पीछे भागा। कितने ही लोगों ने सिकंदर की उस उजड़त को देखा, मगर उसको अपने अजीज दोस्त के अलावा किसी की परवाह नहीं थी। पार्किंग लॉट में आते वह सुन पड़ता जहन के तादाब निश्तर को देख लगा, जो एक साइड पर झुका हुआ गहरे गहरे सांस ले रहा। निश्तर अकब से आती आवाज पर उसने तेज से भीगती आंखें साफ करके खुद को लड़खड़ाते कदम पर मुश्किल संभाले और सीधा आकर कुछ मत कहना यार। इसकी भीगी से गोशी से मुचबा आवाज पर सिकंदर का दिल डूब कर उभरा। उसको समझ नहीं आई थी कि एक दोस्त के दिल और आंगन के महक उठने पर खुशी से दूसरे दोस्त की ओर भागी रह जाने पर मातम करे। खामोशी से वो उसके करीब आए, जो पुष्ट उसकी जानिब करके खड़ा, शायद अपने आंसू अपनी बेचैनी इतना टूट जाता दिल तक उसे छुपा लेना चाहता। करीब आकर सिकंदर ने उसके बाजू को ग्रिप में लेकर अपने पहाड़ जैसे दोस्त को कंधे से लगा लिया। और अब निश्चित उसको लगा उसका दिल बस अब यहीं पानी बनकर बह जाएगा। बहती आंखों को मौन कर उसने जैसे अपने दिल में पनपती इस मोहब्बत की गोंपों को वहीं कुचल देना चाहा, मगर मोहब्बत कहाँ उखड़ती है। आंखें खोलकर मीरा अपने स्तर में हार में खुद को पाए तो सीधा हो बैठे। कितने ही आंसू पीछे उनके तकिए पर जैसे अपनी बेगर्दी पर पहचाने न जाने पर आंसू बहार थे। वो आज भी अपने कमजोर पड़ते बाजों के गीत सिकंदर मुराद जैसे प्यारे दोस्त की दिली शिद्दत से याद करते थे, मगर वो वक्त पलट कर दोबारा कभी नहीं आ सका था। इस बार तुम हमला जुलजलाल हाथ पर करवाओगे। बालों के रेत को उंगली पर लपेटते संजीत अंदाज से कस कर फोन की दूसरी जानिब शख्स ठटक कर रह गया। क्या मतलब? टोकर के मुताबिक जुमले के बारे में मजीद तफसील चाहिए थी। मतलब ये कि तुम जुलजलाल पर ऐसे वक्फे से बेज़र हमले करवाते रहोगे कि हुसैन सिकंदर को लगे कि वो जुलजलाल के सब्ज़ कदम और मनहूस है। उसका जुनून अब मजीद पागलपन की जानिब उसको ले जा रहा था और हसरत की आग उसको कुछ सोचने समझने की मोहलत तक नहीं दे रही थी। लेकिन याद रखना, जुलजलाल को ज़्यादा नुकसान नहीं होना चाहिए, वरना तुम्हारे खून का एक एक कतरा मैं अपने हाथों से निचोड़ लूंगी। उसकी गुर्राती तनबीह का मुकाबिल जिसका नाम ब्लैक था, उसने बेसाख्ता थूक निकला। वो जानता था कि बुरी तरह फंस चुका उस औरत के शिकंजे में, जिसने उसकी कमजोरी अपने हाथों में दबा रखी थी। और जुलजलाल पर जब हमले होंगे, कोशिश करना हुसैन सिकंदर उसके आसपास और अपनी मनहूसियत अपनी आंखों से देख ले। कुछ याद आने पर उसने चमकती आंखों से कहा, जबकि ब्लैक को बमुश्किल अस्मात में सांस लेना पड़ा। फूट बंद करके टेबल पर फेंके उसे शरार से उठ खड़ी हुई। तुम मुझे मांगने से नहीं मिली थी इजाज़त, अब मैं तुम्हें छीन कर हासिल करना चाह रही हूँ। सामने दीवार पर नसब जुलजलाल की लाल तस्वीर को देखते वो हाँफनाक लहजे में कह रही थी, और उसके कमरे की दीवारें खामोशी के साथ आंखों में ढेरों तरहम लिए उसको देख रहे थे, जो हकीकत से बिल्कुल नावाकिफ थी, जो खुद को वैसे ही बर्बाद कर थी जैसे किसी और ने अनढके हसद ने खुद को करके कहीं का नहीं छोड़ा था।